हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, आईबीपीएस, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, सीजीएल, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें से पहला रहेगा सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना, दूसरा रहेगा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व NNTR और तीसरा रहेगा भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज। इन तीनों टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। देखिए, जो पहला है वो है सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना। तो यह क्या है? तो ये भारत और जो बांग्लादेश है उन दोनों देशों के मध्य 10 दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये अभ्यास 12 अप्रैल 2021 को ये संपन्न हो गया। ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास को करने का परिप्रेक्ष्य ये था कि दोनों देशों के मध्य जो सैन्य प्रक्रियाएं हैं, सैन्य जो गतिविधियां हैं, उनके बीच किस तरीके से आपसी सामंजस्य स्थापित हो सके। वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्ष 2021 में भारत और बांग्लादेश के जो राजनयिक संबंध है उसके लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो कि मार्च के लास्ट वीक में बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पे भी गए थे। तो अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश जो है भारत का एक पड़ोसी देश है, जो कि 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। किससे? पूर्वी जो पाकिस्तान हुआ करता था उससे अलग होकर के, और उसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग था। बांग्लादेश जो भारत की कई अन्य राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है। तो आप लोग एक काम करेंगे, मुझे बताएंगे इस मैप को देख करके कि भारत मतलब बांग्लादेश जो है वो भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और बांग्लादेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो ढाका है। उसकी जो करेंसी है उसे टका कहा जाता है। और उसके जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं 2021 में, अप्रैल 2021 में, तो शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। शांतिर उग्रसेना सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करें तो ये सैन्य अभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। साथ ही यह अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का भी एक प्रतीक बताता है। यह सैन्य अभ्यास बांग्लादेश स्थित बंगबंधु सेना बिनास में आयोजित किया गया था। शांतिर उग्रसेना का अर्थ होता है इंग्लिश में फ्रंट रनर ऑफ द पीस, ये इसका अर्थ होता है। इस प्रोग्राम का इवेंट का थीम क्या था? तो इस अभ्यास का विषय रक्षा संबंधों को मजबूत करना और प्रभावी शांति अभियानों को सुनिश्चित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ अंतर संचालन को बढ़ावा देना था। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदिष्ट एक काउंटर टेररिज्म अभ्यास है, मतलब कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। भागीदारी देशों की अगर हम बात करें किन किन देशों ने इसमें शामिल हुए थे, तो इस अभ्यास के दौरान भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के सैन्य हिस्सों ने इसमें भाग लिया। वहीं इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर जो देश थे ये पर्यवेक्षक के रूप में रहे। मतलब ये देश जो रहे ये ऑब्जर्वेटरी कंट्रीज़ के रूप में इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे कि संप्रति जल अभ्यास करते हैं सैन्य अभ्यास। तो ये अभ्यास दोनों देशों की जो थल सेनाएं हैं उनके मध्य किया जाता है। टेबल टॉप वायु जो मध्य सेनाएं हैं उनके मध्य होता है। फिर INBN कॉर्पेट जो होता है ये नौसेनाएं करती हैं। फिर संवेदना अभ्यास जो है ये कुछ देश मिलकर करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब, ये जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर के ये अभ्यास करते हैं। तो ये तो जो था ये एक सैन्य अभ्यास था जो इसके बारे में हमने देखा।
दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। इसे शॉर्टकट में नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व को NNTR भी कहा जाता है। तो NNTR की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में है? तो न्यूज़ में रहने का कारण बस ये है कि यहाँ इन जंगलों में कुछ आग लग गई। इन आग लगने से वहाँ पे कुछ मजदूर वर्ग होते हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई और कुछ पलायन कर गए। और ख़ासकर आप पिछले विगत कुछ वर्षों से देखेंगे और महीनों से, तो बहुत सारे जंगलों में आग लग रही है। इससे पहले सिंपली पाला नेशनल पार्क में आग लगी थी, फिर उत्तराखंड में जो स्थित है नेशनल पार्क उसमें आग लगी थी, मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसमें भी आग लग गई थी, अब ये नवेगांव टाइगर नागजीरा टाइगर रिजर्व है इसमें भी आग लग गई है। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है जिसमें जंगलों में आग लग जा रही हैं। तो देखिए, तो वो न्यूज़ में आ जाता है क्योंकि उसका जो बायोडाइवर्सिटी होता है बहुत डाइवर्स होता है। तो इसकी अगर हम बात करें NNTR की, तो यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले में स्थित है। ये गोंदिया जिला उत्तर में मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य और इनके साथ सीमा बनाता है। ये मतलब रणनीतिक रूप से टाइगर रिजर्व केंद्रीय बाघ भारतीय बाघ परिदृश्य केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। मतलब ये जो पूरा हिस्सा है ना, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी और महाराष्ट्र भी है, इन तीनों हिस्से में पूरे देश भर का भारत देश वर्ष का लगभग 1/6 भाग में हिस्से में यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रीच है टाइगर्स की। इसकी स्थापना दिसंबर 2013 में की गई थी और यह भारत का लगभग 46 नंबर का टाइगर रिजर्व था। ये मतलब भारत के 46वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया था। NNTR में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवीन नागजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और कोका वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। मतलब इस NNTR में इतने सारे अभ्यारण्यों को शामिल करके इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। NNTR मध्य भारत में जो है प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है। इन तीनों टाइगर रिजर्व के साथ यह अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको शेयर करता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कवाल टाइगर रिजर्व तथा नागार्जुन सागर और छत्तीसगढ़ के अचनानकार टाइगर रिजर्व, इनमें भी यह अच्छे तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से अपने कुछ हिस्से को ये शेयर करता है। फिर यह उमरेद कर हंदला अभ्यारण्य और ब्रह्मपुरी डिवीज़न जो कि महाराष्ट्र में है, जैसे महत्वपूर्ण बाघ जो क्षेत्र है उनसे भी यह कुछ जुड़ा हुआ हिस्सा है इसका। तो ये इसके पूरे लोकेशंस की बात हो गई है। फिर यदि हम इसके वनस्पति की बात करें, फ्लोरा की बात करें, फौना की बात करें, तो यह प्रमुख रूप से दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ कुछ कांटेदार वृक्ष भी पाए जाते हैं और यहाँ बांस बहुतायत में देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। फिर यहाँ पर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, भेड़िया, गीदड़, जंगली बिल्ली, स्लॉथ बियर और जैसे मांसाहारी जानवर यहाँ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण शाकाहारी वेजिटेरियंस एनिमल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चीतल, सांभर, नीलगाय, चौंसिया, कांगड़, बार्किंग डियर, जंगली शुअर और भारतीय गौर भी यहाँ पर शामिल है इस पूरे जंगल एनिमल्स की लिस्ट में जहाँ पर ये पाए जाते हैं। और माउस डियर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पक्षियों की लगभग 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ देखने को मिलती है इस पूरे वन्य क्षेत्र में। और महाराष्ट्र में अन्य जो संरक्षित क्षेत्र हैं अगर उसकी हम बात करें तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य है, कारनाला पक्षी अभ्यारण्य है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये क्या है? तो देखिए, इस संस्था के द्वारा कुछ यहाँ पर कार्य किए गए हैं, जैसे कि भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के विद्युत बाजार में मार्च 2021 महीने में 8,248.52 मिलियन यूनिट्स का उच्च स्तर हासिल किया गया है, जिसमें पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। मतलब इतने स्तर पर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया है, तो जो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ज़्यादा रहा। यह भारत में जो ये संस्था है यहाँ पर IEX, यह भारत में विद्युत के भौतिकी वितरण, नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी
संचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला पहला और सबसे बड़ा एक्सचेंज है ये। ठीक है, यह एक्सचेंज ऊर्जा मूल्य निर्धारण में सक्षम बनाता है और व्यापार निष्पादन की गति और दक्षता को बढ़ाने एवं भारत में विद्युत बाजार तक पहुंचाने में जो भी पारदर्शिता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है पब्लिक के मध्य और व्यापार के मध्य। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एक कंपनी है। आईईएक्स यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC द्वारा अनुमोदित और विनियमित है, जो कि वर्ष 2008 से ये कार्यरत है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने एक नाम बताया था CERC। तो CERC क्या है? तो देखिए, अगर हम CERC की बात करें तो इसका नाम है यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यह एक भारत सरकार की जो स्टैट्यूटरी कानून होता है उसके द्वारा एक कार्य करने वाली एक संस्था है। यह 24 जुलाई 1998 को उसकी स्थापना की गई थी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के द्वारा। यह पावर सेक्टर इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री के रूप में कार्य करती है। इसका जो जुडिशियल क्षेत्र है वो भारत में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, इसका हेड क्वार्टर। और ये जो कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करती है ये। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी CERC के बारे में जो कि हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हो रही है जो भी यहाँ पर हम कर रहे हैं वो सारी कर रहे हैं इसी कानून के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इस पूरी संस्था का, इस पूरी एजेंसी का, तो उपभोक्ताओं की जो वहनीय ऊर्जा मतलब क्या कंज्यूम करते हैं, किस प्रकार से उसको कंज्यूम करना है, क्या रेट्स होते हैं, ये सारी की सारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उन तक अच्छी सुविधा युक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य होता है। पारदर्शिता लाना होता है, कुशल ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना होता है, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से लोगों तक अच्छे तकनीक पहुंचाना इनका उद्देश्य होता है। व्यापारिक प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भौतिकी रूप से बहुत ज़्यादा वितरण यहाँ पर किया गया है। तो एक तरीका इनका ये है कि डे अहेड मार्केट मतलब DAM के रूप में उपलब्ध कराते हैं। यह आधी रात से शुरू होकर अगले 24 घंटे में किसी भी 15 मिनट के समय के वितरण के लिए एक भौतिक बिजली ऊर्जा के रूप में ये बाजार है ये। फिर टर्म अहेड मार्केट के रूप में भी उपलब्ध कराते हैं ये। तो TAM के तहत अनुबंध 11 दिनों तक बिजली खरीदने बेचने हेतु एक सीमा को कवर करता है ये। यह प्रतिभागियों को इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उसी दिन के लिए आकस्मिक अनुबंध के माध्यम से अगले दिन के लिए दैनिक अनुबंधों के आधार पर 7 दिन के लिए बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है ये। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराता है। तो ये REC के जो तंत्र है, एक जनरेटर देश में किसी भी हिस्से में नवीनीकरणीय संसाधनों के माध्यम से बिजली पैदा कर सकता है ये। बिजली उत्पादन के रूप में यह एक जनरेटर की किसी भी पारंपरिक स्रोत के बराबर लागत होती है, जबकि इसकी पर्यावरणीय साख बाजार निर्धारित मूल्य पर एक्सचेंज की माध्यम से बेची जाती है। देश के किसी भी हिस्से में संबद्ध इकाई अपने नवीनीकरणीय खरीद दायित्व मतलब RPO के अनुपालन को पूरा करने के लिए REC की खरीद सकती है ये। फिर संबंध जो इकाइयाँ या तो नवीनीकरणीय ऊर्जा खरीद सकती हैं या फिर संबंधित राज्यों से RPO के तहत RPO लक्ष्यों को पूरा करने के लिए REC खरीद सकती है ये। आपने बहुत बार REC का बात सुनने में आता है आप लोगों को। तो ये एक तरीके का तंत्र होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसके माध्यम से सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कोई संस्था है और कंपनीज है जो कि अच्छे से कार्य कर रही है ऊर्जा के लिए, तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी की परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड PAT कह सकते हैं योजना के तहत जारी होने वाले पारंपरिक प्रमाण पत्र है ये। यह बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है ये। फिर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसके बारे में प्रारंभ में आपको बता चुका हूँ, यह CERC भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है। यह थोक बाजार बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ये आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करती है, कैसे लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाए, निवेश को बढ़ावा देने की मांग आपूर्ति
की जो भी यहाँ पर कार्य हो सकते हैं, इसको कराने के लिए भारत सरकार को सलाह देने का भी कार्य करती है ये। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अर्ध न्यायिक स्थिति के साथ एक सांविधिक निकाय है। मतलब यह एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। अब मेरे यहाँ पर कुछ सवाल है आपसे, जिसके जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला सवाल ये है कि CERC का गठन किस वर्ष किया गया था? CERC का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर बिना ऑप्शन दिए जानकारी मुझे देनी है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर IEX है, इसका पूरा नाम क्या है? IEX का पूरा नाम क्या है? तीसरा बताना है आपको, कर्नाला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फिर से सुनिए, कर्नाला पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दूसरा, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और जो आपका अन्य प्रश्न है वो ये है यहाँ पर कि जो नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व है, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है मुख्यतः? नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में मुख्यतः स्थित है, ये आप मुझे जानकारी दीजिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूँ जो कि बहुत डिफ़र होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।